नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एनआईए की गिरफ्त में आई वाजे के साथ वीडियो में दिखने वाली मिस्ट्री वुमन। 13 घंटे की पूछताछ में खोले कई राज। वसूली गैंग की ब्लैक मनी को करती थी वाइट। हार के डर से बौखलाई दीदी का पुराना अंदाज, नया पैतरा। दी धमकी, 2 मई के बाद बीजेपी के नेताओं को भेजूंगी जेल। असम में बीजेपी नेता की गाड़ी में मिली ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। 4 अफसर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं पर मोदी सरकार का हंटर। 150 रोहिंग्याओं को पकड़कर उनके देश भेजने की तैयारी। देश की सुरक्षा को था खतरा। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। भारत में जलवायु संकट पर चर्चा से पाकिस्तान को किया बाहर। पाक भी नहीं जाएंगे अमेरिकी दूत जॉन कैरी। नजर डालते हैं पहली खबर पर, और ये खबर महाराष्ट्र के वसूली गैंग से जुड़ी है। एनआईए ने वाजे के साथ सीसीटीवी में नजर आ रही मिस्ट्री वुमन को गिरफ्तार कर लिया है। ये महिला वाजे की करीबी बताई जा रही है। एनआईए ने इससे करीब 13 घंटे की पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये औरत वसूली गैंग की ब्लैक मनी को वाइट करती थी। वाजे की गाड़ी में नोट गिनने वाली मशीन भी इसी महिला की थी। ये वही महिला है जिसके साथ वाजे और नोटों से भरे 5 बैग सीसीटीवी में कैद हुए थे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि अब ये भी पता चल जाएगा कि अब सचिन वाजे का जो है आका कौन था? देखिए, 13 घंटे तक पूछताछ हुई है और इनसे जो पूछताछ से मालूम चल रहा है कि एक तो पैसे का कारोबार ये किया करती थी, उसके घर से भी वो करेंसी काउंटिंग मशीन जो है वो बरामद हुए हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ, उनके फ़ोन डिटेल्स वगैरह सारे कुछ मिले हैं। और ये जो 13 जो सिम जिसके जरिए ये सारा कारोबार होता था, इसमें भी इस महिला का रोल बताया जा रहा है। दरअसल पैसा कलेक्ट करना, पैसे को सही जगह पे पहुंचाना, उसका हिसाब किताब रखना, उसकी गिनती करना, ये ऐसा लग रहा है कि वो सारे काम सचिन वाजे के लिए ये महिला किया करती थी। और इसलिए जैसे ही ये मसला, जिसको कह सकते हैं कि सुर्खियों में आया, ये 15 दिन से अपने फ्लैट पे गई नहीं थी। ये किसी और शहर में चली गई थी। वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको पकड़ के लाया गया है। अब मुझे लग रहा है कि इस खुलासे से कई सारे जो सचिन वाजे के आका, जिनके लिए ये वसूली का काम किया करता था, उनके माथे पे पसीने अब आ गए होंगे, क्योंकि अब ये बहुत ही नज़दीक एनआईए की जांच पहुंच रही है, जहां ये पता चलेगा कि सचिन वाजे किसके लिए पैसे की वसूली किया करता था, बार से, रेस्टोरेंट से और कहीं कहीं से। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है, नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने साफ साफ कहा कि सचिन वाजे इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया क्योंकि वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री को रिपोर्ट किया करता था। वो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा किसी की बात नहीं सुनता था। इसलिए चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, डीजीपी हो या फिर कोई और हो, ये सारे लोग सचिन वाजे से डरा करते थे, उसको आदेश नहीं देते थे। और यही वजह है कि ये मसला अब सचिन वाजे से निकल के पॉलिटिकल दायरे में घुसने वाला है। जी, और अब खबर बंगाल से है। चुनाव के नतीजों से पहले ही ममता दीदी ने नया पैतरा खेलना शुरू कर दिया है। अपने गुर्गों से भरपूर हंगामा और पथराव करवाने के बाद अब ममता बनर्जी ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले लोगों को छोड़ेंगी नहीं। साथ ही उन्होंने 2 मई के बाद बीजेपी नेताओं को जेल भेजने की भी धमकी दी है। डॉक्टर साहब, ममता हार के डर से बौखलाई हुई हैं या फिर यूं कहें कि उन्हें जीत की अभी भी उम्मीद है? देखिए, खेला होवे खेला हो नहीं पा रहा है। ममता बनर्जी कल दिन भर जो है वो हंगामा करती रही कि उनके लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को गृह मंत्री चला रहे हैं। और एक खबर आई जिसको पता नहीं बाकी लोग दिखा क्यों नहीं रहे हैं,
दरअसल कल टीएमसी का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया खेल करते हुए। खेल क्या कर रहा था वो? उसने फर्जी आई कार्ड बना ली थे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी का। अब आप देखिए किस तरह का खेल कर रहे हैं ये लोग। मैंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है और इनके कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के अधिकारी का फर्जी आई कार्ड बना करके घूमते हुए पकड़े गए हैं। अब ये तो एक पकड़ा गया, पता नहीं कितने सारे लोग, वो भी नंदीग्राम में पकड़ा गया है। अब नंदीग्राम में टीएमसी का कोई कार्यकर्ता फर्जी आई कार्ड बना करके अलग अलग बूथ में जा करके वो पता नहीं क्या कर रहा था। अब उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर वो जानकारी सामने आएगी कि वो बन करके वो करना क्या चाह रहा था। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को भी मालूम होगा कि भाई 5-10 इलेक्शन कमीशन के फर्जी अधिकारी बना लो। ये खेल करने में बड़े मास्टर हैं। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब 2 जो फेजेस में जो चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी के गुंडे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस बहुत ही कायदे से स्थिति को नियंत्रण कर पा रही है और शांति से वहाँ पे चुनाव हो पा रहा है। और इसलिए ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ये कह रही हैं कि भाई चुनाव के बाद सारे बीजेपी के लीडर्स को जो है वो जेल में डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद देश में कोई कानून नहीं है, कोर्ट नहीं है, या चुनाव जीतने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री को मनमानी करने की आज़ादी दी जाती है। ये बचपना है ममता बनर्जी का। जी, और अब खबर असम से आ रही है, जहां दूसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है। खबर है कि असम के करीमगंज में चुनाव के बाद पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई और उसके बाद उन्होंने जो लिफ्ट ली तो वो गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की निकली। इसी कार में रखी ईवीएम के एक वीडियो पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हंगामा बढ़ते देख चुनाव आयोग ने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि कांग्रेस को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं आप इस खबर को? देखिए, ये घटना है। कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे लोग कह रहे ईवीएम। अरे ईवीएम कुछ नहीं है, ईवीएम का मैल फंक्शन नहीं है। ईवीएम के मशीन के साथ जो सील डाला गया है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो रिटर्निंग ऑफिसर और 3 अधिकारी, साथ में एक गार्ड, ये सारे लोग अपने पोलिंग बूथ से वापस हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वहाँ पे कई सारे लोग उसे घेर लेते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। वहाँ पे बहुत ही सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और ऐसे में एक गाड़ी से ये लोग मदद मांगते हैं और बाय चांस वो गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार की होती है। उम्मीदवार के नाम से भी नहीं है, उसकी वाइफ के नाम से, मैंने फिर भी बीजेपी पार्टी के वो। अब इसके ऊपर बवाल मच रहा है कि भाई ईवीएम जो है बीजेपी के उम्मीदवार के गाड़ी में जो है किस वजह से पहुंचा है वहाँ पे। ये हकीकत देश की जनता को समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया कि अब आपने डाउट क्रिएट कर दिया। ये तो गलती थी ही कि भाई आप क्यों किसी अनजान की गाड़ी में आप ईवीएम को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन उन अफसरों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया, लोग घेर लिए थे, हाथापाई की नौबत आ गई थी, किसी तरीके से वो सील बचाने में वो कामयाब रहे थे। तो खैर, गलती तो गलती है, इस पे उन पे एक्शन ले लिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ उस बूथ की फिर से रीपोलिंग होगी। तो ये मसला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप कहिए कि डूबते को तिनके का सहारा, कांग्रेस पार्टी ऐसी कुछ नहीं कर पा रही है, तो उनको एक मुद्दा मिल गया तो उन्होंने इस पे बवाल काटना शुरू कर दिया है। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे रोहिंग्याओं पर मोदी सरकार ने हंटर चला दिया है। सबसे पहले शिकंजा जम्मू कश्मीर में छिपे रोहिंग्याओं पर कसा गया है। प्रशासन ने 150 रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर एक विशेष कैंप में रखा है और अब इन्हें इनके देश भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि ये रोहिंग्या मुसलमान अपने देश में हिंसा और बवाल होने के बाद छुपकर भारत की सीमा में घुस आए हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। इसलिए सरकार अब इन्हें ढूंढ कर वापस भेजने की कवायद में जुट गई है। डॉक्टर साहब, सरकार का इरादा साफ है कि देश में कोई खतरा ना रहे। देखिए, दो तीन बातें हैं इस खबर में जिसको समझना ज़रूरी है। एक कि ये रोहिंग्या देश के लिए खतरा क्यों है और उनको क्यों वापस भेजा जा रहा है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये है कि बर्मा से
म्यांमार से आप बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर वो बंगाल, बंगाल के बाद बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सारे राज्यों को क्रॉस करते हुए आप जम्मू कैसे पहुंच गए? कौन पहुंचा रहा है? भाई ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई धर्मशाला है हिंदुस्तान कि कोई भी कहीं से घुस जाएगा और कहीं से कहीं चला जाएगा, कहीं पे भी रह लेगा। तो एक तो उस नेक्सस के बारे में पता करना ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं एनजीओ के नाम पे सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले, ह्यूमन राइट्स के बारे में तमाशा करने वाले, कई सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको इसलिए मदद कर रही है कि सिर्फ ये मुसलमान हैं, इस वजह से इन लोगों का खाना पीना व्यवस्था सारा कुछ करके आप उसको जम्मू पहुंचा देते हैं। जम्मू आप क्यों पहुंचाते हैं? आप दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहां जहां पहुंचाया जा रहा है रोहिंग्या को या बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स को, मुस्लिम्स को खास करके, तो आप उसमें देखेंगे एक पैटर्न। जो आपने कहा कि भाई एक देश के लिए खतरा बन रहा है, जम्मू में ये पाया गया कि ये जो रोहिंग्या अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, इलीगल कॉलोनीज बना करके, इन लोगों ने निशाना बनाया है हिंदुस्तान के सिक्योरिटी इंस्टॉलमेंट्स का। आप ये समझिए कि जहाँ जहाँ आर्मी का, सीआरपीएफ का कैंप है, जहाँ पे उनका कोई ऑफिस है, दफ्तर है, उसी के आसपास ये अपना डेरा डंडा जमा रहे हैं। तो इससे जो ये पूरी कार्रवाई उसी से शुरू होती है कि ये भाई कौन लोग हैं जो आर्मी, सीआरपीएफ, जो सेंट्रल फोर्सेस के जो बैरक्स हैं उसके आसपास इस तरह से लिप्त हैं। दूसरी बात कि जितनी भी जम्मू के अंदर में जितना भी इलीगल धंधा चल रहा है, ड्रग्स का लेकर के बाकी तरह के चीज़, उसमें रोहिंग्या शामिल पाए जा रहे हैं। तो इनको पकड़ के डिटेंशन कैंप में डाला गया है और इनको वापस भेजा जा रहा है। इस पर अभी फ़िलहाल कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सरकार भी बहुत चतुर है। चतुर इसलिए है कि इस वक्त सारे रोहिंग्या को जो जहाँ जहाँ मिल रहा है उसको पकड़ के देश के बाहर कर दिया जाए। कोई अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है। अगर चुनाव के समय ये लोग रोहिंग्या करेंगे तो उनको जो है पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। इसलिए कोई विपक्षी पार्टी कोई एक शब्द कोई बोल नहीं रहा और सरकार अपना काम कर रही है। जी, बात करते हैं आखिरी खबर की। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अमेरिका से जोरदार झटका लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से किनारे कर दिया है। दरअसल जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, लेकिन इस महासंकट से सर्वाधिक जूझ रहे देशों में शामिल पाकिस्तान नहीं जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान को इस शिखर सम्मेलन का न्योता भी नहीं दिया गया है, जबकि इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेता शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, क्या अब भी पाकिस्तान को कोई सबक मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान एक उलझन में फंस गया। पाकिस्तान दरअसल पिछले कुछ दिनों से अपने स्टैंस में चेंजेस ला रहा था। वो चेंजेस लाने की वजह यही थी कि चीन से उनको लगातार झटके पे झटका मिल रहा है और चीन की नीयत जो है वो भी साफ़ नहीं है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में चीन इलाकों को हड़पने लगता है और वो एक बहुत ही लोग भी वहाँ पे नाराज़ हैं, चीन के ख़िलाफ़ माहौल वहाँ बन रहा है। तो एक मौका था कि चीन की वजह से, पाकिस्तान में नाराज़गी इसलिए कि चीन की वजह से आप अपने पुराने एलाई अमेरिका के साथ या फिर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं, पैसा है नहीं, किस तरीके से क्या किया जाए। और चीन आपको आर्थिक मदद करता है तो उसके पीछे बहुत सारी शर्तें होती हैं। बहुत सारे इलाके में अभी जो ग्वादर एयरपोर्ट है उसके आसपास चाइनीज़ ने बाकायदा बाउंड्री वॉल्स देना इन्होंने शुरू कर दिया है। वो इलाके को बाकायदा चाइनीज़ टेरिटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक दुविधा पाकिस्तान के अंदर हुई, जिसके बाद वहाँ पे जो सरकार जो थी उन्होंने फैसला किया कि धीरे धीरे कुछ रास्ता खोलते हैं, अमेरिका के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन बाइडेन सरकार की तरफ से साफ साफ निर्देश आया कि कश्मीर भूलो और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करो, तब तो हमारे गुड बुक में रहोगे, अदरवाइज़ आपको हर चीज़ से बाहर कर दिया जाएगा। IMF से भी मदद नहीं मिलेगी, वर्ल्ड बैंक से भी नहीं मिलेगा और आपके ऊपर FATF की तलवार भी लटकेगी। तो इसलिए पाकिस्तान डर के वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था। तो आपने देखा 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से वो कॉटन और अलग अलग चीज़ों के लिए व्यापारिक रिश्ता जो है वो फिर से रिवाइव करने की बात कह रहा था। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसा है वहाँ का कि वहाँ पे विद्रोह हो गया कि जब तक कश्मीर की बात नहीं होगी तब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी पॉलिटिकल विरोध शुरू हुआ उसका।
तो ये लोग पीछे हाथ इन्होंने खींच लिया कि भाई अभी नहीं कर सकते। जब ये नहीं कर सकते उसके बाद अमेरिका ने और हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी ने इन्हें सबक सिखाया और ये कहा कि ये जो लिवरेज आपको मिलते हैं कि भाई हर इंटरनेशनल फोरम में आपको जगह दी जाती है, तो आप चूँकि चीन के साथ रहना चाहते हैं, आप चीन के साथ जाएं और इन सब चीज़ों से आप बाहर हो जाएं। उसी का नतीजा है कि ये जो बाइडेन सरकार की जो बहुत ही सख्त पॉलिसी है कि अदर आप हमारी बात सुनो या फिर आप अपने मन से काम करो, हमसे आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। इसलिए ये जो आपने खबर दी कि जॉन केरी जो आ रहे हैं, पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है और जितने भी जो मीटिंग्स होने वाले हैं उससे उसको बाहर कर दिया गया है, उसके पीछे यही वजह है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।